नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। यहां पर बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। विनोद डोभाल के साथी अंकित रमोला को भी गिरफ्तार किया गया है। यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल के भाई विनोद डोभाल समेत एक अन्य आरोपी को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए विधायक के भाई विनोद डोभाल हाल ही में बड़कोट नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। गिरफ्तार हुए बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष समेत दूसरे आरोपी को 10 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में टिहरी जेल भेज दिया गया है। दरअसल पुलिस ने बीजेपी नेता प्रवीण रावत की शिकायत पर नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल और अन्य आरोपी अंकित रमोला को गिरफ्तार किया है। प्रवीण रावत की एफआईआर के अनुसार मंगलवार रात उन्होंने यमुना नदी में खनन को लेकर पुलिस को सूचना दी थी। कुछ देर बाद अवैध खनन की सूचना पर प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में एक काली गाड़ी में सवार विधायक के भाई विनोद डोभाल ने बीजेपी अध्यक्ष की गाड़ी को जानलेवा टक्कर मारी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित हो गई है। 2 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पंच केदार गद्दी स्थल ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर विधि विधान से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित हुई है। केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग ने कपाट खुलने की तारीख की घोषणा की। निर्धारित तिथि के मुताबिक 27 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में भैरव पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद बाबा केदार की डोली केदार धाम के लिए प्रस्थान करेगी। बाबा केदार की डोली 28 अप्रैल को गुप्तकाशी, 29 अप्रैल को फाटा, 30 अप्रैल को गौरीकुंड पहुंचेगी। इसके बाद 1 मई को बाबा की डोली केदारनाथ पहुंचेगी। 2 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद अब अगले करीब 6 महीने तक 4 धाम यात्रा चलेगी। भगवान के इस महापर्व के दिन तिथि घोषित हो गई है। 2 मई को भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री मंगल कपाट खोल दिए जाएंगे। आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर प्रातः काल में भगवान श्री केदारनाथ जी, श्री मधमेश्वर जी और श्री मधमेश्वर ओमकारेश्वर जी का जो दिव्य मंगल स्वरूप है उनका महाभिषेक किया गया। उसके बाद भगवान का दिव्य श्रृंगार किया गया। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय होने के साथ ही अब 4 धाम यात्रा के सभी धामों के कपाट खुलने की तारीख अब सबके सामने है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख आज महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर घोषित हुई है। केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट जहां 2 मई को खोल दिए जाएंगे तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख पहले ही घोषित कर दी गई थी। इसके मुताबिक गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर खुलेंगे। हर साल शीतकाल में भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने के लिए चारों धामों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान पूजा अर्चना शीतकालीन गद्दी स्थलों में होती है। केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में तो बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ और पांडुकेश्वर में होती है, जबकि पूजा मां यमुना की पूजा खरसाली में और मां गंगा की पूजा शीतकालीन स्थल मुखबा में होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस साल की 4 धाम यात्रा की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। सभी विभाग अपना काम कर रहे हैं और इस बार की यात्रा में किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे और भक्तों के दर्शन के लिए यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। पिछले वर्ष जो यात्राओं के अनुभव हैं, यात्राओं में जो व्यवस्थाएं रही हैं, उन सभी व्यवस्थाओं की हमने पहले ही समीक्षा कर ली है और लगातार हम इस बार यात्रा की तैयारियों के लिए पहले से ही लगे हुए हैं। हमारे शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, जिला स्तर पर और सभी विभाग मिलकर यात्रा का अच्छा संयोजन करें, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ रही है, दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। उसको ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं अभी से सुनिश्चित की जाएंगी। जहां भी जो काम अभी होने हैं उन सभी पर तेज गति से उनको करवाया जाएगा और बाबा की कृपा से यात्रा ऐतिहासिक होगी, सफल होगी, अच्छी होगी और सभी भक्तगण अपनी मनोकामना लेकर आएंगे। बाबा उन सब पर कृपा करेंगे।
महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम पुष्कर धामी ने शिव साधना की। खटीमा के वनखंडी शिव मंदिर में मुख्यमंत्री धामी ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम की पत्नी गीता धामी भी साथ मौजूद थीं। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों के सुख शांति की कामना की। उत्तरकाशी में महाशिवरात्रि पर जिला मुख्यालय पर शिवजी की बारात के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों पर स्थानीय संस्कृति और शिव के प्रति आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। शिवनगरी भोले के जयकारों से गूंज उठी। शिव बारात के दौरान पारंपरिक परिधानों में भोटिया समुदाय की महिलाएं नजर आईं। साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर रासो एवं तांदी नृत्य किया गया। शिव की बारात में पूरा नगर क्षेत्र उमड़ा पड़ा। पहाड़ मैदान के बयान को लेकर गृह मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को टपकेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान भोले से आशीर्वाद लिया। इस दौरान पत्रकारों के एक सवाल पर मंत्री ने कहा कि कुछ लोग उत्तराखंड के वातावरण में जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबके कल्याण के लिए भगवान भोले भी जहर पी गए थे। उन्होंने कहा कि भगवान भोले के रूप में कोई तो अवतरित होगा जो इस जहर को पिएगा और वातावरण को ठीक करेगा। भगवान भोले को नीलकंठ भी कहते हैं, जिन्होंने जहर पिया था और सबका कल्याण किया था। तो इस प्रकार का वातावरण जो कर रहे हैं, भगवान भोले के रूप में कोई तो अवतरित होगा ना, जो जहर पिएगा और इस वातावरण को जो है ठीक करेगा। उत्तराखंड में 24 सालों में जंगली जानवरों के हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए तो 5000 से ज्यादा घायल हुए हैं। जंगली जानवरों के आतंक का यह सिलसिला अंतहीन होता देख अब सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया है कि इस पर ठोस नीति बनाई जाएगी। देखिए रिपोर्ट। वन्य जीव संघर्ष जो जिस प्रकार से चलता है, तमाम प्रकार की जो हम विकास के काम करना चाहते हैं, संकल्प प्रस्तुत किया है। पूरी विधानसभा में इसकी चर्चा हुई है और इसको हम विधानसभा में चर्चा होने के बाद भारत सरकार में भी बात करने वाले हैं, जिससे कि आने वाले समय में इस चुनौती से भी हमको, इसमें भी जो है हमको कहीं न कहीं सहायता मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कोटद्वार के दुगड्डा में आयोजित एक कार्यक्रम में ये ऐलान किया। सीएम ने कहा कि हमारे लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए वन कानूनों में ही नहीं बल्कि जंगली जानवरों के मामले में भी समीक्षा कर कानून बनाई जाएगी। असल में पहाड़ से लेकर मैदान तक उत्तराखंड का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां जंगली जानवरों का आतंक ना हो। हालत ये है कि कई इलाकों में गुलदार के हमलों के कारण स्कूल तक बंद करने पड़े हैं। बीते साल रिखड़ीखाल क्षेत्र में बाघ के हमले में 2 लोगों के मारे जाने के बाद विधायक दिलीप रावत ने मामले को विधानसभा में उठाया तो उन्हें पिथौरागढ़ से लेकर चमोली तक के विधायकों का जोरदार समर्थन भी मिला। मेरे द्वारा सदन में उठाया गया कि वन अधिनियम में संशोधन होना चाहिए और पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में उसका संशोधन होना चाहिए। तो इसी बात को गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया, पूरी सरकार ने संज्ञान लिया और आश्वस्त किया है कि वो संशोधन के लिए जो है केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। वन विभाग सुबोध उनियाल का कहना है कि मानव वन्य जीव संघर्ष हमेशा से रहा है, लेकिन अब शहरीकरण के कारण मामले बढ़े हैं। बाघ, गुलदार, सुअर के साथ बंदरों ने पहाड़ों पर जीना मुहाल कर दिया है। अब हालांकि मंत्री इसे रोकने की कोशिश करने की बात कह रहे हैं। जिस तरह फसलों का भी नुकसान पहुंचा रहे थे तो बंदरों के बंध्याकरण पे भी हमने काम किया और मुझे अभी तक जो 1,15,000 के आसपास पिछले 10 सालों में जो बंध्याकरण हुआ, उसमें 71,000 बंध्याकरण केवल 3 साल का। उत्तराखंड ने अगर राज्य स्तर पर वन कानूनों में संशोधन किया तो असम के बाद ऐसा करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य बन जाएगा और ये अब बेहद जरूरी भी हो गया है, क्योंकि वन कानूनों के चलते जहां कई बार विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, तो जंगली जानवरों के आतंक से पहाड़ों में गांव के गांव खाली हो चुके हैं। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगलों की आग पर लगाम लगाने के लिए अब सख्त कानून बनाने की तैयारी है। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा और आरोपियों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। सीएम धामी ने यह भी कहा कि जहां जंगल में आग लगेगी वहां के फॉरेस्ट अफसरों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिस वन क्षेत्र में भी अब आग लगेगी वहां के वन विभाग के अधिकारियों की भी हम जिम्मेदारियां तय करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इस दिशा में भी विचार कर रहे हैं
इसके अलावा जो आग लगाने वाले लोग हैं, किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा और जो आग से नुकसान होगा उसकी भरपाई भी निश्चित रूप से उन लोगों से की जाएगी। और इसके लिए भी हम आवश्यक रूप से, जिस प्रकार से हमने यहाँ उत्तराखंड में यूसीसी कानून बनाया है, हमने नकल रोकने का कानून बनाया है, हमने भूमि सुधार के लिए कानून बनाया है, हमने धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है, हमने दंगा रोकने के लिए कानून बनाया है, इसी प्रकार का कानून हम इसमें भी बनाएंगे। पहाड़ के भोजपत्र को नई पहचान मिल रही है। इस बार भगवान बद्री विशाल को भोजपत्र की माला चढ़ाने की तैयारी है। ये रिपोर्ट देखिए। 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। वहीं इस साल भोजपत्र की मालाएं भी भगवान बद्री विशाल के मंदिर में चढ़ाई जाएंगी। जोशीमठ में महिलाएं भोजपत्र की मालाएं बना रही हैं। बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मई को जब भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलेंगे तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस बार की फूलों के साथ साथ भोजपत्र की मालाएं भी श्रद्धालुओं को भगवान बद्री विशाल को अर्पित करने के लिए मिले। साल 2023 अक्टूबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम आए थे, तब भारत के प्रथम गांव माड़ा की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोजपत्र पर एक पत्र दिया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने भोजपत्र पर लिखे उस पत्र को ट्वीट किया था और तब से भोजपत्र को नई पहचान मिल रही है और भोजपत्र की मालाओं के साथ दूसरी चीजें बनाने में कई महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। महिलाओं के लिए स्वरोजगार का एक अच्छा साधन है। इसमें महिलाएं काफी मात्रा में कार्य भी कर रही है। हमें ये ट्रेनिंग 2-3 बार दिया गया है। पहले हमारी उसमें बहुत ही कम महिलाएं थी, अब की बार मतलब कुछ ज्यादा, कम से कम 25-26 सब महिलाएं हो गई है। भोजपत्र चमोली जिले की महिलाओं के लिए आजीविका का सबसे बड़ा साधन बनता जा रहा है और अब इस पर नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं, जिससे महिलाएं रोजगार से जुड़ रही हैं और भोजपत्र भी देश और दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। आपने गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से बने स्टेडियम के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन अब देवभूमि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के नाम से एक बिल्डिंग बनने जा रही है। आखिर क्या खास होगा इस बिल्डिंग में, देखिए रिपोर्ट। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में इस पुरानी तहसील वाली जगह पर आने वाले दिनों में 7 मंजिला आलीशान बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से। इस एक बिल्डिंग के नीचे हल्द्वानी के सिटी बस अड्डे से लेकर बड़ी पार्किंग, एसडीएम ऑफिस, तहसील, लाइब्रेरी तक सब कुछ होगा और इसे बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए 2200 करोड़ के बजट से। उसी में एक नमो बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बन रही है, तो उसका नाम भी हमने नमो बिल्डिंग रखा है। नमो बिल्डिंग में ये 7 मंजिला इमारत बनने जा रही है। उसके टेंडर भी ओपन हो गए, अगले मार्च तक उसके टेंडर भी हो जाएंगे। इसमें सभी हमारे एसडीएम कोर्ट हो, रजिस्ट्रार ऑफिस हो, तहसील हो, ये सारे ऑफिस उसमें चले जाएंगे। इसी प्रकार रोडवेज का बस अड्डा हो और लगभग 600 गाड़ियों की पार्किंग हो, ये सब उसमें बनने वाली है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी के विकास के लिए 2200 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, जिससे हल्द्वानी में सीवर से लेकर सड़क तक का काम जारी है और इसी पैकेज से हल्द्वानी में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, जिसका नामकरण प्रधानमंत्री मोदी के नाम से होगा। इसे धामी सरकार तय कर चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आज देश में किसी भी काम के लिए आधार सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है और अब तो आपको नैनीताल में वोटिंग करनी है तो इसके लिए भी आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। क्या है ये पूरा मामला, क्यों ऐसा करना पड़ा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सरोवर नगरी की इस झील में जाने से पहले अपनी पहचान बतानी होगी।
नैनीताल पालिका ने अब नैनी झील में बोटिंग के लिए पहचान पत्र जरूरी कर दिया है। नाव में जाने से पहले आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर कोई ऐसा पहचान पत्र जो सरकारी हो वो देना जरूरी होगा। इतना ही नहीं बल्कि एक शपथ पत्र भी देना होगा कि वो पालिका द्वारा नाव संचालन के लिए बनाए नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए ये अनिवार्य होगा। पिछले कई दिनों से हमारे पास इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि कई सारे पर्यटक बिना लाइफ जैकेट के या फिर कुछ तैरने की घटनाएं भी आई हैं, क्योंकि इसमें तैरना तो अलाउ नहीं है। तो हमने एक व्यवस्था बनाई है कि इस बार से हम सबकी एक आईडी भी रखेंगे और उसके अलावा हम एक अंडरटेकिंग भी लेंगे सबसे कि वो किस प्रकार की गतिविधियाँ उसमें वर्जित हैं तो उसको नहीं करेंगे। इससे ये होगा कि जो भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसकी आईडी के आधार पर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी नियमानुसार। दरअसल नैनीताल की इस झील में 220 के करीब नाव हैं और बोटिंग के लिए नियम तो बने हैं, लेकिन उनका पालन कम ही होता रहा है। कई बार पर्यटक पैडल बोट में सफर के दौरान झील में नहाने लग जाते हैं, तो कई बार अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल रहते हैं। पर्यटक की पहचान नहीं होने के चलते पालिका प्रशासन नाव चालकों पर जुर्माना लगा देता है, लेकिन अब आईडी देने से झील में कुछ भी करना आसान नहीं रहेगा। नगर पालिका प्रशासन की तरफ से जो भी ये कार्रवाई हो रही है अच्छी है, ये हमारे लिए भी अच्छी है। स्टैंडबाजी करना अपने जान को जोखिम में डालना है और कहीं पे ऐसी घटना हो जाती है तो पूरा हमारा नैनीताल सिटी बदनाम होगा। हमारा लेक में ऐसा कोई घटना घटती है तो बड़ी इसकी जो है दूर दूर तक इसकी आवाज़ें जाती है कि यार नैनीताल लेक में ऐसी चीज़ हुई है करके। बहरहाल अगर आप नैनीताल में नाव का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं तो आई कार्ड भी साथ लेकर आए। अगर आईडी नहीं दी और शपथ पत्र नहीं दिया तो आप नाव में नहीं बैठ सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड के लिए एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज रात से मौसम में खासा बदलाव आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी में तेज बारिश हो सकती है, जबकि प्रदेश के कई अन्य इलाकों में आंधी की भी चेतावनी दी गई है। वहीं 27 और 28 फरवरी को ज्यादातर इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी में एक बार फिर मौसम बदला है। ऊंचाई वाले क्षेत्र गंगोत्री, यमुनोत्री की पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। ताजा तस्वीरें यमुनोत्री धाम क्षेत्र की है, जहां बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने 28 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी के बाद से एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। खटीमा के गौरी मंदिर में एक कार्यक्रम था। वहीं सीएम धामी के साथ पत्नी गीता धामी भी थीं। वहीं सीएम ने नव दंपति जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी जीवन की कामना की। भगवान महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से विवाह के परिणय सूत्र में बदले जा रहे सभी मेरे भाई बहनों को, मेरे बेटे बेटियों को, भांजे भांजियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान शिव और माता पार्वती से आप सबके मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना करता हूं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।